1971 में इंडिया ने एक बहुत बड़ा जुर्म देखा। एक आदमी ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बनने की हिम्मत की। उसने इस धोखे से बड़े बड़े ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाया। वो बहुत सारा पैसा लेकर भागने ही वाला था। ये है नागरवाला स्कैंडल की कहानी। रुस्तम सोहराब नागरवाला एक ऐसा आदमी था जिसके कई चेहरे थे। वो एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर था। वो एक बिजनेसमैन भी था, लेकिन वो इंडिया के सबसे दिलचस्प स्कैंडल्स में से एक में अपने रोल के लिए जाना जाता है। 1971 इंडिया के लिए उथल पुथल भरा साल था। देश बांग्लादेश लिबरेशन वॉर से जूझ रहा था। इंदिरा गांधी एक ताकतवर लीडर बनकर उभरी थी। उनकी एक मजबूत और दृढ़ छवि थी। किसी को नहीं पता था कि उनकी अथॉरिटी को इतने बेशर्म तरीके से चैलेंज किया जाएगा। नागरवाला के पास एक अनोखा टैलेंट था। वो बहुत अच्छा मिमिक्री कर सकता था। वो हैरान कर देने वाली एक्यूरेसी से आवाजें निकाल सकता था। उसने इस स्किल का इस्तेमाल खुद इंदिरा गांधी की आवाज निकालने के लिए करने का फैसला किया। 1970 के शुरुआती साल इंडिया में बड़े बदलाव और उथल पुथल के थे। 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंदिरा गांधी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ दिया था। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया था। इन कामों ने उन्हें पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल दोनों बना दिया था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, जो मार्च 1971 में शुरू हुआ, ने तनाव और बढ़ा दिया। लाखों रिफ्यूजी इंडिया आ रहे थे। इस युद्ध ने पाकिस्तान के साथ एक बड़े संघर्ष की आशंका भी पैदा कर दी। इसी अनिश्चितता के माहौल में नागरवाला स्कैंडल सामने आया। युद्ध के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। सरकार पर फंड इकट्ठा करने का दबाव था। यही चीज नागरवाला के बेशर्म प्लान का एक अहम हिस्सा बन गई। रुस्तम सोहराब नागरवाला कोई ऐसा वैसा क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं था। वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था जिसने बड़ी ईमानदारी से काम किया था। बाद में वो कई बिजनेस में इंटरेस्ट रखने वाला एक बिजनेसमैन बन गया। लेकिन 1971 में उसकी जिंदगी ने एक नाटकीय मोड़ ले लिया। नागरवाला को हमेशा से आवाजों में दिलचस्पी रही थी। उसके पास अलग अलग एक्सेंट और टोन की एनक्यूएल करने की अद्भुत क्षमता थी। उसने इंदिरा गांधी की आवाज की एनक्यूएल करने का खूब अभ्यास किया। उसे एहसास हुआ कि यह स्किल उसे बहुत सारा पैसा दिला सकती है। उसने इंदिरा गांधी के तौर तरीकों और बोलने के अंदाज का ध्यान से अध्ययन किया। उसने उनकी आवाज की बारीकियों पर ध्यान दिया। वो चाहता था कि उसकी मिमिक्री एकदम परफेक्ट हो। उसने तब तक अभ्यास किया जब तक वो उनकी टोन और लय को हूबहू दोहरा नहीं सका। सेक्शन 4, 24 मई 1971 धोखे का दिन। 24 मई 1971 को नागरवाला ने अपने प्लान पर अमल किया। उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ कैशियर पी मल्होत्रा से कांटेक्ट किया। इंदिरा गांधी बनकर नागरवाला ने मल्होत्रा को एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में बताया। उसने कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश वॉर के लिए 60 लाख कैश चाहिए। मल्होत्रा इस अजीब रिक्वेस्ट से हैरान था। पहले तो हिचकिचाया, लेकिन नागरवाला ने इंदिरा गांधी की आवाज की अपनी वेदाग एनक्यूएल का इस्तेमाल करते हुए सिचुएशन की अर्जेंसी पर जोर दिया। उसने कहा कि पैसे सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए जरूरी हैं और तुरंत दिए जाने चाहिए। मल्होत्रा आवाज में अथॉरिटी से प्रभावित होकर मान गया। उसने जल्दी से पैसे निकालने का इंतजाम किया। पैसे एक कार में लोड किए गए। नागरवाला भेष बदलकर और एक नकली नाम का इस्तेमाल करके खुद पैसे लेने गया। सेक्शन 5, एक स्कैंडल की विरासत, करप्शन, पावर और छिपा हुआ सच। नागरवाला स्कैंडल का इंडिया पर गहरा असर पड़ा। इसने संस्थानों में लोगों का भरोसा हिला दिया। इसने पावर के गलत इस्तेमाल के बारे में भी परेशान करने वाले सवाल खड़े किए। ये बात कि कोई प्राइम मिनिस्टर की एनक्यूएल कर सकता है और इतनी आसानी से सरकार को धोखा दे सकता है, बहुत परेशान करने वाली थी। इस स्कैंडल ने सरकार के उच्च स्तर पर करप्शन की व्यापक धारणा को भी उजागर किया। बहुत से लोगों को शक था कि नागरवाला ने अकेले काम नहीं किया। उनका मानना था कि उसके ताकतवर कनेक्शन थे जिन्होंने उसे जुर्म करने में मदद की। स्कैंडल की जांच के लिए बनाई गई रेड्डी कमीशन को इन शक की पुष्टि करने के लिए कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन अफवाहें बनी रही, जिससे लोगों का अविश्वास बढ़ता गया। नागरवाला स्कैंडल भारतीय इतिहास के सबसे दिलचस्प रहस्यों में से एक है। ये हिम्मत, धोखे और सच्चाई के मायावी स्वभाव की कहानी है।
ये केस आज भी लोगों को हैरान और उत्तेजित करता है और हमें लोकतंत्र में पावर के दुरुपयोग की संभावना और सतर्कता के महत्व की याद दिलाता है।